नमस्कार साथियों, स्वागत है सिलेक्शन गुरुजी ऑनलाइन यूट्यूब चैनल के कांस्टेबल ट्रेडमैन प्रैक्टिस सेशन बैच में। और आज हम एक बार फिर से जुड़ रहे हैं आपके साथ कुछ महत्वपूर्ण सवालों के साथ उसकी प्रैक्टिस करने के लिए, जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, जो प्रीवियस क्वेश्चंस के एनालिसिस के बेसिस पे तैयार किए गए हैं और जो वर्तमान समय में एकदम ट्रेंड में है। तो ऐसे ट्रेंडिंग क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और एग्जाम में दिख सकने वाले संभावित प्रश्नों की प्रैक्टिस के लिए आज के बैच में आपका फिर से मैं एक बार स्वागत करता हूं। शुरू करते हैं आज के सेशन की शुरुआत करते हैं एक शानदार मोटिवेशनल कोट के साथ। कह रहे हैं कि अगर रेस लंबी हो तो ये मायने नहीं रखता कि कौन कितना तेज भाग सकता है। रेस लंबी हो तो ये बात मायने नहीं रखती कि कौन तेज दौड़ रहा है, बल्कि ये सबसे ज्यादा मायने रखता है कि कौन कितनी देर तक भाग सकता है। बहुत सही बात। कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, कोई T20 का मैच नहीं है जो 20 ओवर में फाइनल हो जाएगा। एग्जाम्स में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में और आज के कम से कम परिवेश में, चाहे वो एग्जाम का छोटा हो या बड़ा, एक मैराथन टाइप का हो गया है। आपको लगे रहना है और तब तक लगे रहना है जब तक कि आपको सफलता नहीं मिल जाती है। और छोड़ के जाने वाले, बहुत तेजी से शुरुआत करने वाले अगर छोड़ के चले जाते हैं तो वो सफल नहीं है, लेकिन एक कांस्टेंट स्पीड से रेगुलर चलने वाले बच्चे ज्यादा सफल है, ज्यादा उनका रेशियो अच्छा है सफलता का। तो बढ़ते हैं क्वेश्चंस की तरफ। पहला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा कि 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से, ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा, 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से कितने वर्षों में 3500 रुपए की धनराशि 4500 हो जाएगी। बहुत सिंपल सवाल, समझने का प्रयास करिएगा। देखिए ब्याज क्या हो गया, मूलधन कितना है 3500, मिश्रधन कितना हो गया 4500, यानी ब्याज क्या हो गया, SI = होता है PRT/100। इतनी बात में कोई तकलीफ नहीं। ब्याज 3500 से 4500 यानी 1000 हो गया और मूलधन कितना हो गया 3500। आर पूछ रहे हैं, नहीं आर दिया हुआ है 10% और आपसे टाइम टी पूछ रहे हैं /100। ध्यान से समझिएगा, और ये जीरो इस जीरो से खत्म हो गया। t = हो गया 100/35, या यूं कह सकते हैं कि 20/7। 5 से काट दिया तो 2 × 14, 2 × 14, 7 दूनी 14, 2 हो गया 14 सही 6/2 सही 6/7। आपका ऑप्शन गलत है, ऑप्शन नहीं कंसीडर किया गया, एक नया ऑप्शन बना लीजिए। 2 सही 6/7 वर्ष ही आपका सही आंसर है, कोई दिक्कत नहीं है। अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। कह रहे हैं कि 25 व्यक्तियों के समय, बहुत ध्यान से समझिएगा, औसत का सवाल है और पेन पेपर के बिना ही सवाल करना है। देखते हैं कर पाते हैं हम लोग कि नहीं कर पाते हैं। आप प्रयास करिए। 25 व्यक्तियों की समूह की औसत आयु 28 वर्ष है, ठीक है। 25 वर्ष औसत आयु वाले 5 नए व्यक्ति इस समूह में शामिल हो गए। अब सभी व्यक्तियों की औसत आयु क्या है? अगर आंसर कैलकुलेट कर लिया है आपने तो कमेंट बॉक्स में छोड़ दीजिए आंसर, और अगर आप नहीं कर पाए हैं तो देखिए बिना पेन पेपर कैसे कर पाते हैं। कह रहे हैं 25 व्यक्ति हैं, औसत 28 है, ठीक है। कह रहे हैं 5 नए व्यक्ति आ गए, लेकिन उनका औसत कितना था 25। अगर इस 5 नए व्यक्तियों का औसत भी 28 होता तो क्या औसत पे कोई फर्क पड़ता? बिल्कुल नहीं पड़ता। 25 व्यक्तियों का समूह है, उसकी औसत आयु 28 वर्ष है, और उसमें कोई दूसरा समूह शामिल हो जाए, 5 लोगों का, 8 लोगों का, 12 लोगों का, और उतनी ही औसत आयु के साथ शामिल हो जाए तो औसत पे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन यहाँ औसत पे फर्क पड़ा है। क्या है कि 24-25 लोगों का तो शुरुआत में औसत 28 वर्ष है, लेकिन इस समूह में 5 व्यक्ति शामिल हो रहे हैं 25 वर्ष की आयु के, यानी जो पहले औसत 28 था उससे 3 वर्ष कम, और 3 वर्ष कम के कितने लोग? 5 लोग, यानी कुल कितना कम? 15 वर्ष कम। 15 वर्ष कम के लोग जब शामिल हो गए, 15 वर्ष कम के लोग शामिल हो गए और संख्या हो गई 30, यानी औसत कितना कम हो गया? 0.5। यानी पहले अगर औसत 28 था तो अब भी हो जाएगा 27.5। सिंपल। अब आपको मैं थोड़ा डिटेल से समझा देता हूं। 25 लोग हैं, इनका औसत है 28। अगर 5 लोग जो और आ रहे हैं उनका भी औसत 28 होता तो 30 लोगों का औसत 28 हो जाता, क्लियर बात। लेकिन वो 28 नहीं है, कितने हैं? वो 28 नहीं है, कितने हैं? 25 हैं, यानी कितना कम है 28 से? 28 से 3 कम है। और कितने लोग हैं?
5 लोग हैं, यानी कमी कितनी हो गई योग में? योग में कमी हो गई कितने की? 5 गुणित -3 इज इक्वल टू -15 की। और अब औसत में कमी देखोगे तो औसत कितने लोगों का है? ये -15/30, यानी औसत में कमी हो गई 0.5 की। यानी पहले अगर 28 था तो अभी कितना हो गया? 27.5 हो गया। यहां तक कोई दिक्कत है? नया औसत क्या हो गया? बराबर 27.5। कोई तकलीफ नहीं, कर लोगे यहां तक। अगला क्वेश्चन ध्यान देना। अगले क्वेश्चन में कह रहे हैं कि किसी आयत का विकर्ण 15 सेंटीमीटर, लंबाई 12 सेंटीमीटर है, आयत का क्षेत्रफल क्या है? बहुत सिंपल बात समझो दोस्त, अगर कोई आयत है और उसका विकर्ण 15 है, ध्यान से समझो, ये आयत है, इसका विकर्ण 15 है और एक भुजा 12 है तो दूसरा 9 होगा, सिंपल ट्रिपलेट है। तो 12 9 108, क्षेत्रफल की कोई बात करेगा तो क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? 12 9 108 सेंटीमीटर स्क्वायर। याद होना चाहिए, और ये सब चीजें प्रैक्टिस से आती हैं। जितनी ज्यादा से ज्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे, कैलकुलेशन आपके दिमाग में रन करता रहेगा कि अगर 12 है 15 है तो तीसरी भुजा क्या होगी? तो 9 होगा, क्योंकि 12 क्या है 15 क्या है? ट्रिपलेट है। देखो हो जाता है ना स्क्वायर, विकर्ण का स्क्वायर हो जाएगा 225, एक भुजा दिया था आपको 144, घटा दिया तो आपको 81 मिला, 81 9 का स्क्वायर है, क्षेत्रफल हो गया 12 9 108। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन कह रहे हैं कि सतीश पिछले महीने 80 रुपए प्रति लीटर की दर से पेट्रोल खरीद रहा था, अब 85 रुपए प्रति लीटर की दर से खरीदता है। पिछले महीने की तुलना में पेट्रोल की दर में कितने प्रतिशत वृद्धि हुई? बहुत सिंपल सवाल है भाई। पहले 80 रुपए का पेट्रोल था, अब 85 का हो गया। वृद्धि कितने की हुई? 5 की 5/80 गुणित 100, 20 चौका 80, 20 पंजे 100, 5 पचे 25, 25/4 यानी 6 सही 2.5%। ये आपका आंसर हो गया। इतने प्रतिशत की वृद्धि है। ठीक, अगला सवाल ध्यान दीजिएगा। अगले सवाल में कह रहे हैं कि 1200 रुपए की राशि पर 5, ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा सवाल कट गया है, 12,000 रुपए की राशि पर 12% प्रतिवर्ष की दर से 1 सही 1/4 वर्ष, इसको सही कर दूं मैं आपके लिए। यह है से 1 सही 1/4 वर्ष में पंचमासिक रूप से संयोजित चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर क्या होगा? ध्यान से समझ लीजिएगा इस सवाल को। ऊपर थोड़ा कट गया है, उसको मैं आपको लिए क्लियर कर दे रहा हूं कि ये लिखा हुआ है कि 12,000 रुपए की राशि पर 12% प्रतिवर्ष की दर से 1 सही 1/4 वर्ष में पंचमासिक रूप से संयोजित चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर क्या है? ध्यान से समझो, आपको दे क्या रहे हैं? आपको दे रहे हैं पी कितना दे रहे हैं? 12,000, कोई दिक्कत नहीं है। आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रहे हैं, रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% क्या है? वार्षिक है, 12% वार्षिक है। अब आपको कह रहे हैं टाइम कितना दे रहे हैं? 1 सही 1/4 यानी 4 1 4 12 3 15 माह, 15 माह, और 15 माह में कैठो पंचमासिक हो गया? 3 पंचमासिक यानी 3 टर्म्स। और रेट क्या हो गया? रेट की बात करेंगे तो 5% प्रति पंचमासिक, 5% पंचमासिक हो गया। पूछो क्यों? क्योंकि 12% अगर वार्षिक है यानी 12 महीने में 12% है तो 5 महीने में 5%। अब आप निकाल लो क्या चक्रवृद्धि ब्याज जैसे निकालते हो 12,000, रेट कितना हो गया 5%, 5% का मतलब कितना होता है 1/20, 5% बराबर 1/20, 1/20 3 बार निकाल लो, 1/20, 1/20 और 1/20। ध्यान दीजिए 0 600 हो गया, फिर 30 हो गया और फिर 1.5 हो गया। अब देखो 3 साल के चक्रवृद्धि 3 टर्म्स के चक्रवृद्धि ब्याज के लिए आपके पास कॉन्सेप्ट है 331। आपके लिए क्या कॉन्सेप्ट है फिर से बता देता हूं आपको, 331 का कॉन्सेप्ट है। लेकिन ये 3 क्या है? पहला टर्म है साधारण ब्याज, और आपसे पूछ रहा है कि साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर क्या होगा, तो इस फर्स्ट टर्म को 0 कर दो, 031। तो यहां 0 से मल्टीप्लाई, यहां 3 से मल्टीप्लाई और यहां 1 से, तो 1.5 प्लस यहां 3 से मल्टीप्लाई 90, यानी सॉल्व कर लिया आपने तो 91.50। ये आपका डी ऑप्शन सही हो गया। क्लियर है पहली बात? आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल ध्यान दीजिएगा। देखो भैया फिर से समझ लो, मूलधन 12,000 एकदम तटस्थ रहेगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट 12% पर ईयर है यानी 12 महीने का 12%, तो 5 महीने का 5%, समय 15 महीने है और 5-5 महीने के अगर आप त्रैमासिक की बात करते हैं तो 3 टर्म्स हो गया।
और ये हो गया 91.5। अगला सवाल ध्यान दीजिएगा, छठा सवाल है, ए और बी एक कार्य को 25 दिन में पूरा करते हैं। चलो ठीक है, मान लिया ए और बी मिलकर एक कार्य को कितने दिन में पूरा करते हैं? ए और बी मिलकर एक कार्य को 25 दिन में पूरा करते हैं। इसको थोड़ा सा क्लियर कर लीजिए। हाँ, तो कह रहे हैं ए और बी एक कार्य को 25 दिन में पूरा करते हैं। बी अकेला उस कार्य के 33 सही 1/3% को 15 दिन में पूरा कर सकता है। ए अकेले उस काम के 4/15 भाग को कितने दिन में पूरा कर सकता है? देखो, ए क्या कर रहा है, ए और बी मिलके किसी काम को 25 दिन में कर पाते हैं, ठीक है। बी क्या करता है, बी क्या कर रहा है, ध्यान से समझ लेना। बी क्या कर रहा है, एक मिनट, थोड़ा सा ठीक है, ठीक है। बी क्या कर रहा है, इसको समझ लेते हैं। बी क्या कर रहा है गुरु, बी जो है 33 सही 1/3%, मतलब क्या होता है 1/3, यानी बी 1/3 काम 15 दिन में कर रहा है। तो पूरा काम कितने दिन में करेगा? 45 दिन में। बी वही काम 45 दिन में करता है। एलसीएम ले लो, 225, 25 9 225 और 45 25 225। सॉल्व कर लिया, घटा देंगे, बी से कैंसिल। ए का एक दिन का काम आ जाएगा 4। तो ए अगर तो ए पूरा काम कितने दिन में करेगा? ए पूरा काम एक काम कितने दिन में करेगा? 225/4 दिन में, ठीक है। तो क्या कह रहे हैं, 4/5 काम, 4/15 काम, 4/15 काम कितने दिन में करेगा? 225/4 के बटा 4/15। इसको जब आप सॉल्व करते हैं तो आपको मिलता है कि 225/4 गुणित 4/15, तो ये 15/4 हो जाएगा, ठीक ना। सॉरी यार, ठीक, एक मिनट। ध्यान से समझ लीजिएगा, ये आ जाएगा आपको 225/4 गुणित 4/15। 4 से खत्म हो गया, 15 225, यानी कितना दिन लग जाएगा? 15 दिन। आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, कह रहे हैं कि x + y अगर 7 है, xy 10 है, तो 1/x³। इसको क्वेश्चन को भी थोड़ा सा मैं आपको क्लियर कर दूं कि इसमें पूछ क्या रहे हैं। आपसे पूछ रहे थे तो 1/x³ + 1/y³ क्या मान क्या होगा? अब आप एक बात समझो, सेट कर लेना है हमको। x + y अगर 7 है, ठीक है, और xy कितना है? 10 है, तो सीधा सीधा है कि x 2 है और y 5 है। सॉल्व कर लो, 1/8 + 1/125 सॉल्व कर लेंगे आप तो 133/1000 या 0.133। आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। बस देख लेना है कि अगर x + y 7 है तो सीधी सी बात है xy 10 है, तो 5 और 2 का मामला है। 5 2 7 और 5 दूनी 10। अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, कह रहे हैं, अब इस सवाल को कैलकुलेशन देखिए, ये सवाल कैलकुलेशन के लिहाज से थोड़ा बड़ा है कि 4360 रुपए की राशि को 3/4/5 के अनुपात में ABCD में
विभाजित किया जाना था, लेकिन गलती से यह 1/3, 1/4, 1/5 और 1/8 के अनुपात में विभाजित किया गया। नतीजा क्या होगा? बहुत तेजी के साथ इस सवाल को करने की जरूरत है। दो तरह से ये सवाल सॉल्व हो रहा है। देखो, एक तो और चीज समझ लो, क्वेश्चन अगर आप पढ़ चुके हैं तो इसको थोड़ा सा मैं छोटा कर दूं ताकि सॉल्व करने के लिए जगह मिल जाए मुझको पर्याप्त। ठीक है, ये आपका सवाल हो गया। ठीक, अब देखो दो तरीके से इस सवाल को डील किया गया है। क्या है? पहले अनुपात है 3 संबंधे, 4 संबंधे, 5 संबंधे, 8। तो देखो 4 3 7, 7 7 5 12 8 20, यानी 4360 बराबर 20 है। तो 1 बराबर हो जाएगा 218। 1 बराबर कितना जाएगा? 218। तो ये कितना हो गया? 600। ये कितना हो गया? ये हो गया 654। ये कितना हो गया? 872। 18 चौक 72। और ये कितना हो गया? 1090। 18 पचे 90, 1090 हो गया। और ये कितना हो गया? आपका हो गया 1744। ठीक, इसके बाद कह रहे हैं इसको 1/3 संबंधे, 1/4 संबंधे, 1/5 संबंधे, 1/8 के अनुपात में बांटा गया है। 120 इसका एलसीएम हो गया, तो ये 40 संबंधे, 30 संबंधे, 12 5 60, 24 संबंधे, 15/120। तो 40 70 70 20 90 10 100 और 9 109। 109 बराबर अगर 436 है, 1 बराबर अगर 109 बराबर 4360 है, तो 1 बराबर हो जाएगा 40 ना, 40। तो ये इसका कितना हो गया? 1600। इसका कितना हो गया? 1200। इसका हो गया 24 चौका 96 960। और इसका हो गया 15 चौका 60 600। अब आप देख लो क्या कह रहे हैं। पहला ऑप्शन कह रहे हैं कि बी को 388 रुपए अधिक मिले। नहीं, गलत है। 388 नहीं, बी को 388 ज्यादा नहीं मिले, ज्यादा मिले 400। गलत। 38 87 28 ज्यादा मिले। ए को 956 रुपए अधिक मिले हैं। नहीं। डी को 1144 रुपए कम मिले हैं। डी को 1144 कम मिले। हाँ सही है, इसका अंतर 1144। क्वेश्चन को बढ़ा लीजिएगा आप अपने हिसाब से फिर। ठीक है, ये आप देख लीजिएगा। ठीक, तो आपका ये ऑप्शन सही हो गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। कह रहे हैं कि एक आदमी अपने आय का 72% खर्च करता है। अगर उसकी आय 28% बढ़ जाती है और उसकी खर्च 25% बढ़ जाती है, तो उसकी बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि या कमी होगी? बहुत ही आसान सवाल होता है इस तरह का सवाल, लेकिन एग्जाम्स में बहुत फ्रिक्वेंटली पूछा जा रहा है आजकल। देखते हैं, 3 चीजें हो सकती हैं। क्या क्या? आय हो सकता है, व्यय हो सकता है, खर्च हो सकता है और बचत हो सकती है। 3 चीजें हैं और ये आय बराबर खर्च प्लस बचत होता है। मान लिया किसी व्यक्ति की आय 100 है, कह रहे हैं 72 खर्च कर देता है, तो बचत ऑब्वियसली 28 करता होगा। बात क्लियर है ना? क्या कह रहे हैं? अगर इसकी आय 28% बढ़ जाती है, यानी आय कितनी हो जाती है? 128, और खर्च कितना बढ़ जाता है? और उसका खर्च 25% बढ़ जाता है, यानी 72 का 25% 18, इसमें प्लस 18 कर दें तो 18, तो खर्च कितना हो जाएगा? 90। और अगर 128 आय में 90 खर्च है, तो बचत कितनी हो गई? 38 की। इस बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई, यही पूछ रहे हैं। तो बचत में वृद्धि बराबर 10/28 गुणित 100। सॉल्व कर लेंगे इसको तो हो जाएगा आपको 7 5 14 250/7, 7 ये 35 आपको मिल जाएगा आंसर 7%। 35.7% की वृद्धि होगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। कह रहे हैं कि ए और बी ऐसे समकोण त्रिभुज की भुजाओं की लंबाई है जिसका कर्ण क्या है? 10 सेंटीमीटर है और क्षेत्रफल 20 सेंटीमीटर है। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होगा? आपको देखिए क्या कह रहे हैं, ये ध्यान दीजिएगा। आपको दे क्या रहे हैं और पूछ क्या रहे हैं? आपसे कह रहे हैं कि यदि ए और बी एक समकोण त्रिभुज की 2 भुजाओं की लंबाइयों में से हैं जिनका कर्ण 10 सेंटीमीटर है, तो बहुत सिंपल सी बात है कि अगर कर्ण 10 सेंटीमीटर है
तो भुजाएं ए बी, मान लो ये है, ये ए भुजा, ये बी भुजा और ये कर्ण 10 है, तो क्या होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर 10 का स्क्वायर। यानी आप ये कह सकते हैं कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर कितना है 100 के, ये एक नंबर। ठीक है, जिनकी का हाँ क्षेत्रफल 20 वर्ग सेंटीमीटर। क्षेत्रफल क्या हो गया, क्षेत्रफल होता है हाफ ए इंटू बी और ये बराबर दिया है 20 के, यानी ए बी बराबर कितना हो गया 40, ये 2 नंबर हो गया। अब आपसे पूछ रहे हैं ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होगा, तो सीधा सीधा है ए प्लस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ए प्लस बी का ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर निकाल चुके हो 100 और ए बी कितना हो जाएगा 80, यानी आंसर हो गया 180। आपका ए ऑप्शन सही हो गया। कोई दिक्कत नहीं, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। अब जितनी ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस कर पाएंगे ना, उतना ज्यादा आप अपनी तैयारी को ज्यादा शार्प कर पाएंगे, आपका कैलकुलेशन शार्प होगा, आपका दिमाग तेज चलेगा और आप क्वेश्चन को बहुत जल्दी पिक और जज कर पाएंगे कि कैसे सॉल्व करना है। राइट ना। अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, कह रहा है कि किसी धन पर निश्चित दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज 120 और चक्रवृद्धि ब्याज 129, तो ब्याज की दर क्या है। बहुत सिंपल सवाल है, इस सवाल को कहीं नहीं ले जाना है, आपको सिंपल समझ लेना है कि अगर 2 साल का साधारण ब्याज 120 है, 2 वर्ष का सिंपल इंटरेस्ट अगर 120 है, तो 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट 60 रुपए। बहुत सिंपल। अब समझो, 1 साल का अगर सिंपल इंटरेस्ट 60 रुपए है और दूसरे साल का चक्रवृद्धि ब्याज 2 साल बाद चक्रवृद्धि ब्याज 129 हो जाता है, तो बहुत सीधी सी बात है कि ये 60 रुपए कितना ब्याज दे रहा है 9 रुपए ब्याज दे रहा है। बात को समझो दोस्त, 2 साल में 160 रुपए ब्याज और 2 साल में 129 रुपए साधारण चक्रवृद्धि ब्याज, यानी 1 साल का साधारण ब्याज, देखो सिंपल इंटरेस्ट और सब कंपाउंड इंटरेस्ट, पहले साल तो दोनों बराबर 60-60, दूसरे साल भी ये 60, लेकिन ये कितना 69, तभी तो ये 129 हुआ और ये 120 हुआ। ये 9 रुपए ज्यादा कहां से आया, समझो बात को। ये 9 रुपए पहले साल साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज बराबर, लेकिन दूसरे साल भी बराबर इसलिए नहीं हुआ क्योंकि ब्याज पे ब्याज मिला। 60 तो साधारण ब्याज मिलता ही, लेकिन 9 रुपए ब्याज मिला, यानी ये 60 रुपए ने 9 रुपए दिया। तो 60 रुपया अगर 9 रुपया दे रहा है तो 100 रुपया कितना देगा 9/60 गुणित 100, 5 3 3 तिरिके 9 3 पचे 15। दर क्या होता है पर 100 पर ईयर, जो मिलता है वही दर होता है। तो आपका इंटरेस्ट कितना आ गया 15%। आपका इंटरेस्ट कितना आ गया 15%। दर सॉरी इंटरेस्ट नहीं, रेट ऑफ इंटरेस्ट 15%। अगला सवाल ध्यान दीजिएगा, कह रहे हैं कि ए ने 1200 रुपए की एक निश्चित मात्रा 1200 रुपए में एक निश्चित मात्रा में संतरे खरीदे, ठीक है। इनमें से इन संतरों में से 1/3 20% हानि पर बेचा। यदि ए ने कुल 10% लाभ प्राप्त किया तो बाकी बचे संतरों को पर क्या लाभ निश्चित किया गया। ध्यान दो, सवाल का मतलब इनका यह है कि ए ने 1200 रुपए में एक संतरे खरीदे, उसका 1/3, 1200 का 1/3 400 और बचा कितना 800, ठीक है। कह रहे हैं कि एक उसमें से इन संतरों में से 1/3 20% की हानि पर बेचा। अगर 1/3 20% की हानि पर बेचा है तो समझने की कोशिश करो कि अगर 20% माइनस 20% पे बेचा है तो रिटर्न इसको 80% मिला होगा। रिटर्न जब 80% मिला तो यानी 320 मिला, ठीक। और इसको चाहिए कितना गुरु, इसको चाहिए 1200 और इस पर कितना लाभ चाहिए 10% गुणित 110/100, यानी चाहिए कितना इसको 1320 रुपए। 1320 रुपए में से 320 मिल गया इसको ना, तो यहां कितना चाहिए 1000, तभी तो ये बराबर 1320 होगा। ये दोनों बराबर होंगे क्योंकि पूरे समग्र 1200 रुपए पे उसको पूरे व्यापार में जो 1200 रुपए उसने खर्च किया है उस पे 10% का प्रॉफिट चाहिए, यानी उसको एसपी चाहिए कितना 1320 का। 1320 में 320 रुपए उसको मिल गए 20% की हानि वाले सौदे पे, बाकी 800 रुपए के सामान को उसे 1000 रुपए में बेचना पड़ेगा। तो दूसरे टर्म यानी 2/3 वाले पे 2/3 भाग पर लाभ प्रतिशत बराबर कितना 200/800 गुणित 100 बराबर 25%। ये आपका 25% डी ऑप्शन सही हो गया। यहां तक कोई तकलीफ नहीं, कर लेंगे। अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा,
अगला क्वेश्चन है कि राम अपने वेतन के से 14% की बचत करता है जबकि श्याम अपने वेतन से 22% की बचत 14% की बचत करता है जबकि श्याम 22% की बचत करता है। ठीक है, और दोनों का वेतन समान है और श्याम 1540 रुपए की बचत करता है, तो राम की बचत क्या है? तो पहली चीज, सबसे बड़ी चीज कि राम का जो वेतन है वो इक्वल है किसके? श्याम के वेतन के। और कह रहे हैं कि 22%, श्याम का 22% का बचत बराबर है 1540 के, तो श्याम की आय 100% बराबर हो जाएगी 1540 बटा 22 गुणित 100। इसको जब आप सॉल्व करते हैं तो मिलता है आपको 7000। यानी श्याम का, राम का वेतन भी कितना हो गया? 7000। अब इसकी बचत 14% है, तो आप 14% इसका सेविंग निकाल लेंगे। इसकी बचत बराबर 7000 गुणित 14, आपको 100, 14 से 91, 910 रुपए की बचत आपको मिलेगी यहां से। 980 रुपए, 13 से 91, 14 से 98, 980 रुपए की आपको बचत मिलेगी। आपका दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। सिलेक्शन गुरुजी। ठीक है, अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, यहां तक आप कर लेंगे। ठीक, अगला क्वेश्चन है, किसी कक्षा में 30 छात्रों का औसत अंक 58.5 है और बाद में ज्यादा बाद में और ज्यादा की एक संख्या को 75 को गलती से 57 लिखा गया, तो शुद्ध अंक ज्ञात कीजिए। ध्यान दीजिएगा। ठीक है, अंक या शुद्ध औसत हो सकता है। तो 30 छात्र हैं, 75 को 57 लिख लिए, यानी कितना कम लिख लिए? 75 लिखना चाहिए था, 57 लिख लिया। तो 75 और 57 का अंतर कितना हो गया? 15 में से 7 जाएगा 8 और ये 1 6, 18। 18 बटा 30 कर लोगे तो 18 बटा 30 का मतलब 6 3 18, 6 5 30, 5.6। ठीक है, 58.5 पहले था, इसमें 0.6 की वृद्धि हो जाएगी। 58.5 पहले औसत था, अब इसमें 0.06% की वृद्धि हुई, तो 6 5 11, 9 और 5 59.1 औसत, सही औसत हो जाएगा, क्योंकि जो 75 लिखा जाना था उसकी जगह पे आपने 57 लिख लिया है। ठीक है, ठीक है। सिलेक्शन गुरुजी के कांस्टेबल ट्रेडमैन प्रैक्टिस सेशन बैच में आज इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी आपसे कुछ बेहतरीन शानदार सवालों के साथ। तब तक देखते रहिए सिलेक्शन गुरुजी ऑनलाइन। जय हिंद, जय भारत।